थोड़ा सा ना इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बोहर का मॉडल इससे पहले जो था वो वन डायमेंशनल था, वो सिर्फ ना एटम के शेल्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता था, बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता था। तो फिर श्रोडिंगर का मॉडल आया था जिसमें ये कहा गया था जो एटम होते हैं वो थ्री डायमेंशनल, उसमें इसकी स्पेस होती है, उसके थ्री क्वांटम नंबर होते हैं जो ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये थोड़ा सा ना आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। नेक्स्ट फिर अब हम क्वांटम नंबर को स्टार्ट करते हैं। देखें आपने आज तक पढ़े होंगे कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं। उन 4 क्वांटम नंबर में से 3 ये हैं प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये जो 3 क्वांटम नंबर हैं ना, ये श्रोडिंगर्स मॉडल में से आए थे, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो स्पिन क्वांटम नंबर था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आया था। चलें अब इनको बारी-बारी हम एक्सप्लेन करते हैं, इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। याद रखना है कि हर क्वांटम नंबर को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, इसके रेलेवेंट फार्मूलाज क्या हैं, ये किस चीज़ को शो करते हैं, ठीक है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था है, इसको हम एन से डिनोट करते हैं और ये बेसिकली नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि जो एन की वैल्यू होती है 1 2 3 4 होती है, अगर 1 होगी तो के शेल होगा, अगर 2 होगी तो एल, और इस तरह से ऑन चलता जाएगा। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना एन की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से फासला ज़्यादा होगा। और बिल्कुल इसी तरह जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका भी मतलब यही है कि जितना इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। फिर हमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये फार्मूला देता है 2n², इसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई एक स्पेसिफिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले शेल की बात करें तो पहले शेल के n की वैल्यू 1 होगी तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बराबर होगा 2। तो इसका मतलब जो पहला शेल के है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर दूसरे शेल L की बात करें तो उसमें n की वैल्यू 2 होती है, तो हम इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 टू द 8 हो जाएगा। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई स्पेसिफिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। चलिए अब एजीमुथल क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। तो देखें इनको ना हम एल से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये ना सब शेल को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि मेरे सब शेल को कौन डिस्क्राइब करता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर करता है। अब देखें इसकी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से n-1 तक हो सके, यानी जो इसकी वैल्यू होगी 0 से स्टार्ट होगी लेकिन वो n-1 तक होगी। अब देखें बेसिकली जो n होगा ना, n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, वो बेसिकली बताएगा कि इस स्पेसिफिक, तो वो बेसिकली बताएगा कि कितनी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो देखें अगर हमारे पास n1 होगा तो उसकी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ 1 होगी, ठीक है। अच्छा ये बात आप लोग याद रखें कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी जो वैल्यू होगी हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, और जो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो ये बताता है कि भाई ये किस इस एजीमुथल क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज़ हो सकते हैं। अगर n1 होगा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की सिर्फ 1 वैल्यू होगी जो कि 0 होगी, लेकिन अगर n2 होगा तो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज़ होंगी जो कि 0 और 1 होंगी, क्योंकि अभी आपको समझाया कि वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। तो हमारा अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी तो जो आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी 3 वैल्यूज़ होंगी जो कि 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 होंगी। इस तरह अगर n की वैल्यू 4 होगी तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की 4 वैल्यूज़ होंगी जो कि 0 से स्टार्ट होंगी और 3 तक चलेंगी। अच्छा अगर हमारे पास L की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो हमें बताती है कि हमारा जो सब शेल है वो S है, और इस तरह अगर L की वैल्यू 1 आ जाती है तो वो P सब शेल को डिनोट करता है, L की वैल्यू 2 आ जाती है तो वो D सब शेल को डिनोट करता है, और इस तरह अगर L की वैल्यू 3 आ जाती है तो वो S सब शेल को डिनोट करता है। तो इन सारे जो रूल्स हैं आपने इन रूल्स को अच्छे तरीके से याद रखना है, जो कि आगे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंतहाई अहम होंगे। इस तरह जो S होता है सब शेल, उसका S से मतलब शार्प, P प्रिंसिपल, D से डिफ्यूज और F से फंडामेंटल। तो इन बातों को आपने देख लेना है। अभी हम लोगों ने समझ लिया कि जो एक एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो हमें सब शेल के बारे में बताता है। अब एक स्पेसिफिक सब शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसका जो फार्मूला है वो है 2 × 2l+1, ठीक है। जो L की वैल्यू होगी उसको इधर, अब देखें अगर L की वैल्यू 0 है तो L की जगह 0 को पुट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी अगर L 0 होगा तो हमारा सब शेल कौन सा होगा, S होगा, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस तरह अगर हमारी L की वैल्यू 1 होगी तो वो सब शेल P होगा, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह अगर हमारे पास L की वैल्यू 2 होगी तो हमारा सब शेल D होगा, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। L की वैल्यू अगर 3 होगी तो हमारा सब शेल F होगा और उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। चलिए आप स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये हमें बताता है कि एक स्पेसिफिक सब शेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद हैं। डीजेनरेट का मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एक जैसी है, उनके बारे में हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ना। बेसिकली ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन को भी डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा जो m की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है L की वैल्यू पर। और इसी तरह जो
फार्मूला है इसका एम की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का, वो है एम इन टू एल प्लस वन। ठीक है, 2l+1 करेंगे तो हमारे पास एम की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जितना आंसर आएगा उतनी वैल्यूज़ होंगी, जीरो से स्टार्ट होंगी, एल प्लस और एल माइनस होगी। कैसे हो सकते हैं आप भी समझ आ जाएगी। देखें, अगर एल की वैल्यू 0 है तो हमारा आगे से इधर पुट करने से 1 आती है, इसका मतलब जो हमारा एम है उसकी सिर्फ 1 पॉसिबल वैल्यू होगी जो कि 0 होगी। इस तरह अगर एल की वैल्यू 1 आती है तो यहाँ इधर पुट करने से आंसर 3 आता है, तो इसका मतलब हमारे पास जो एम है उसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो कि 0 से 0 -1 और +1 होंगी। ठीक है, हमेशा 0 से स्टार्ट करने और -1 और +1। अब देखें, अगर एल 1 होगा तो एम की 3 पॉसिबल वैल्यूज आती हैं, और आप लोगों को पता है एल 1 किसके लिए आता है, पी सब शेल के लिए आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी सब शेल है उसमें एम की वैल्यू 3 आ रही है, तो पी सब शेल में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। इस तरह अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो जो आंसर आएगा वो 5 आएगी। इसका मतलब एम की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 5 हैं, जो कि ये हो सकती हैं। देखें, एल की वैल्यू 2 बराबर होती है हमारे पास डी सब शेल के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी सब शेल है उसमें 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। इस तरह अगर एल की वैल्यू 3 हो तो आंसर 7 आता है, इसका मतलब 7 वैल्यूज होंगी एम के लिए, और जो हमारा एफ ऑर्बिटल होगा उसमें 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद होंगे। तो आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है कि जो एम की वैल्यू होती है वो इंडिकेट करती है कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, और उन सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, इसलिए हम उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो देखें जो ऑर्बिटल तो देखें यहाँ डीजेनरेट ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी लिख दी कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो अब इनकी समरी लिख दी हमने, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की समरी को आपने देख लेना है। ये क्या कहती है कि जो अगर हमारे पास सब शेल ऐसा होगा तो उसके लिए एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 होती है, यानी और नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल 1 होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था जितना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी तो उतनी ही हमारे हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। तो अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब एक वैल्यू है, तो एक हमारे पास ऑर्बिटल होगा। पी सब शेल के लिए एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसमें उसकी वैल्यू 3 आती है, तो इसका मतलब इसमें 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे पी सब शेल में। इसी तरह डी की वैल्यू 2 आती है और एम की वैल्यू 5 आती है। अगर एम की 5 है तो इसका मतलब 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को। तो देखें, जो स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं हम उसको एस से शो करते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब करती है। ये आपको लेक्चर के शुरू में भी बता दिया था। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो ये कहती है कि कोई भी जो स्पिनिंग चार्ज होता है, जो चार्ज मूव कर रहा होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है वो भी स्पिन करेगा, तो स्पिनिंग के दौरान उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है। तो देखें, इसकी 2 वैल्यूज़ हो सकते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ये इसकी क्लॉकवाइज वैल्यू -1/2 होती है और एंटी क्लॉकवाइज +1/2 होती है। तो ये पाकिस्तानी बुक्स तो जो क्लॉकवाइज है उसके लिए माइनस वैल्यू लेती हैं, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस वैल्यू लेती हैं, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। लेकिन जो कुछ और बुक्स हैं, फॉरेन बुक्स हैं, वो क्लॉकवाइज को प्लस लेती हैं, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेती हैं। तो आपने ना फिलहाल पाकिस्तानी बुक्स को ही फॉलो करना है, तो ये इसलिए यही वैल्यूज आपके लिए लिखे हैं। और ये बात याद रखिएगा कि स्पिन क्वांटम नंबर ऐसा क्वांटम नंबर है जो किसी भी और क्वांटम नंबर से इसकी वैल्यू डिराइव नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ ये अपने पॉइंट याद रखना है, जो एंटी क्लॉकवाइज होती है वो अपवर्ड एरो से शो करते हैं, और जो क्लॉकवाइज होती है उसको डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, और ये स्पिन अप होता है, ये स्पिन डाउन हो जाता है। अब हम इसके क्वांटम नंबर की क्विक समरी देख लेते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है कि वो हमें शेल्स के बारे में बताते हैं, शेल्स के साइज़ के बारे में बताता है, और हमें ये बताता है कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो हमें सब शेल के बारे में बताता है, सब शेल के साइज़ के बारे में बताता है, उसकी एनर्जी के बारे में बताता है, और हमें ये बताता है कि एक स्पेसिफिक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस तरह जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं वो हमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, जबकि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें बताता है। और एक और बात याद रखने के, अगर हमने एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना हो तो ये फार्मूला होता है, और अगर हमने सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना हो तो ये फार्मूला होता है, और हमने अगर ये देखना हो कि एक स्पेसिफिक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। उम्मीद है आप लोगों ने क्वांटम नंबर को डिटेल से समझ लिया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन पास पेपर के सॉल्व करते हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह हमारे क्वेश्चन आते हैं और हमने किस तरह उनको अटैम्प्ट करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि विच सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज़ नॉट अलाउड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमने इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा क्वांटम नंबर का सेट बताना है जो कि अलाउ नहीं है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं मैं आपको एक पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लिया तो इंशाल्लाह ये आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो हर ऑप्शन है उस हर ऑप्शन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से चेक करना स्टार्ट करना है, उसको स्पिन तक चेक करना है।
चले मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। देखें एन पहले नंबर पर तो एन की वैल्यू है, ठीक है, वो एन की वैल्यू वही होगी। उसी एन की वैल्यू से ही स्टार्ट करते हुए आगे आपने ना मज़ीद वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है और उनकी करेक्शन का अंदाज़ा लगाना है। तो अब देखें पहला एन है, एन के साथ आपने कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू वैसे रहेगी। अब एन की वैल्यू पहले ऑप्शन में 2 है। अच्छा, लेकिन आपको एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगर वो सेटिस्फाई होती है वो किस तरह होगी वो भी आगे चल के बताते हैं। देखें जो एल होती है ना, उसकी जो स्मॉलर वैल्यू होती है हमेशा 0 होती है और जो हायर वैल्यू होती है वो n माइनस 1 होती है। अब टोटल नंबर ऑफ एल की वैल्यूज़ कितनी होगी वो डिपेंड करता है n पर, ठीक है। जो n की वैल्यू होगी उतनी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी l के लिए। अब देखें यहाँ n पहले ऑप्शन में 2 है, तो इसका मतलब n जो l की पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ है वो 2 हैं, ठीक है। अब दो वैल्यूज़ टोटल हैं, स्मॉलर 0 हो जाएगी और जो हायर होगी वो n माइनस 1 होगी, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर n 2 होगा तो l की ये दो वैल्यूज़ होंगी, एक 0 होगा और एक 1 होगा, ठीक है। तो अब देखें अब ये 0 और 1 वैल्यूज़ आ रही थी l की, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ l की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। अब हम आगे m को देखते हैं। तो m की वैल्यूज़ आपने फाइंड करने के लिए क्या करना है, l को यूज़ करना है। फार्मूला ये है 2l प्लस 1। तो जितना इसका आंसर आएगा वही उसकी टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। जैसे यहाँ 2l है, l की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 है, तो प्लस 1 कर देंगे, 2 1 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा। अब आपने इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, यहाँ प्लस 1 लिखना है, यहाँ माइनस 1 लिखना है, तो इसका मतलब ये इसकी ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो आप देखें इसमें 0 आ रहा है तो इस इन वैल्यूज़ में भी 0 है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है। आगे एस क्वांटम नंबर आ रहा है, अब हमें पता है वो या तो प्लस 1/2 होगी या माइनस 1/2 होगी, तो ये भी सही है। आगे देखें एन को, एन 3 आ रहा है, ठीक है। तो एन 3 है, एन की वैल्यू कितनी होगी, ये 3 स्मॉलर वैल्यू 0 होगी। अब इसमें स्मॉलर वाली वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये भी सही है। अब आगे एम की फाइंड करना है, अगर एल 0 होगा तो एम की एक पॉसिबल वैल्यू तो वो कैसे होते हैं, देखें 2 0 प्लस 1, तो ये कितना आ रही है, 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये 0 इसकी एक वैल्यू होगी, ये भी इधर आ रही है तो ये भी सही है। आगे ये माइनस हाफ आ रहा है तो ये भी सही है। अब यहाँ देखें तीसरा ऑप्शन n इज इक्वल टू 2। अब n की वैल्यू 2 आ रहा है, l की भी 2 आ रही है, लेकिन हमने कहा था कि जो अगर l की जो हायर वैल्यू होती है वो n माइनस 1 होती है। यहाँ 2 है तो l की मैंने माइनस 1 ये 1 आता है, लेकिन यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब और ये 2 वैल्यू हो नहीं हो सकती, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो उसने भी ये वाला ऑप्शन हमारा नॉट अलाउड है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो होप्स आपको समझ आया होगा कि किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं।